नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कर्नाटक हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। कर्नाटक चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों की हिजाब पहनने को लेकर सुबह 10:30 बजे इस मामले पर अंतरिम आदेश सुनाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उनकी आस्था का हिस्सा है। इस बीच अगर अब तक की अपडेट की बात करें तो इस मामले में कोप्पल, गदग, धारवाड़, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन, बेलगांव और कई अन्य जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहां 19 मार्च तक ये जो धाराएं हैं वो लागू रहेंगी, जबकि बेंगलुरु में एक हफ्ते के लिए धारा 144 लागू की गई है। किसी भी तरह के विरोध और भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। उधर शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 मार्च तक धारा 144 लागू की गई। फैसले की किसी भी तरह के जश्न पर भी पाबंदी लगाई गई है। दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी। यहां उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थी। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध भी जताया था। इसके विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश भर में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ। स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए। यहां तक कि मामला सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और उधर विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहननी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। वहीं नई एडवाइजरी जारी होने के बाद कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इसे 3 जजों की बेंच में ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी। तो आपको बता दें कि हिजाब विवाद जो लगातार तूल पकड़े हुए है, उसी पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है और इसी को लेकर तमाम जो चर्चा है वो आज की रहेगी। बेंगलुरु समेत कई जिलों में धारा जो है वो 144 लागू कर दी गई है और इस धारा के तहत एक हफ्ते तक ये धारा लागू की गई है और कई जिलों में ये 19 मार्च तक धारा जो है वो लागू रहेगी। आपको बता दें कि आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है और फैसला आ सकता है। सुबह 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। इससे पहले अंतरिम आदेश में कहा गया था कि स्कूल में किसी भी तरीके की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ पहनने पर रोक रहेगी और यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल कॉलेज जो है वो लागू करेंगे। और ये विवाद आपको बता दें कि जनवरी से शुरू हुआ था। लगातार ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और ये जो विवाद है इसने चुनावों में भी पूर्ण तरीके से जोर पकड़ा। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए उसमें उत्तर प्रदेश के चुनावों में लगातार ये जो मामला है ये मंच के माध्यम से बड़े नेता इस मामले को भुनाने की कोशिश उन्होंने की। अब फिलहाल देखना होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट किस तरीके से आज क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि हाईकोर्ट के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, कुछ नियम कानून हैं और इसी के साथ आस्था जो है वो भी इस मुद्दे से जुड़ी हुई है। इसलिए ये सबसे अहम हो जाता है देखना कि हाईकोर्ट इस पर किस तरीके का फैसला सुनाता है। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट जो है वो फैसला कुछ इसी तरीके का सुनाए कि ना तो धार्मिक आस्थाओं को कोई प्रभाव हो और ना ही नियम कानून बदले। चलिए, तो कर्नाटक में हिजाब विवाद जो शुरू हुआ वो लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं।
डॉक्टर विशाल चौहान हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। और फरहत अली जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चौहान साहब आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि आज जो हाईकोर्ट है वो फैसला सुनाने जा रहा है और हाईकोर्ट के सामने चुनौतियां कुछ इसी तरीके की हैं कि आस्था से जुड़ा ये मुद्दा है और नियम कानून भी इस पर जो है वो प्रभावी है। अब हाईकोर्ट की ओर से कैसे फैसले की उम्मीद इस बार की जा रही है? ये जो विवाद है, हिजाब विवाद के नाम पर वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो एक तरह की विचारधारा थोपने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की धार्मिक मान्यताएं या धार्मिक प्रथा की जबरदस्ती करना कहां तक न्यायोचित है? सबसे पहले हम इसकी रूट में जाएंगे, भाई इसकी आवश्यकता क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि हिजाब एक तरह से इस्लाम से पूर्व में भी अरब कंट्रीज में इसका उपयोग केवल सिर ढकने के लिए, तेज गर्मी, धूप, धूल, इससे बचने के लिए किया जाता था। लेकिन किस तरह से इसको परिवर्तित करके एक धार्मिक मान्यता के रूप में इसे दे दिया गया, जो गलत है। ठीक है, मैं चौहान साहब एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, आपकी बात पूरी सुनेंगे और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना भगवंत मान। 16 मार्च 2022 दिन बुधवार ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना भगवंत मान। 16 मार्च 2022 दिन बुधवार ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं, जहां पर हिजाब विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 10:30 बजे ये सुनवाई होगी और उसके बाद इस पर आज अंतरिम आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से आ सकता है। चर्चा की शुरुआत इसी पर कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फरहत अली जी भी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में मौजूद हैं। फिलहाल चौहान साहब, आप अपनी बात पूरी करें। चौहान जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आशुतोष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि आज कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने, क्योंकि सवाल मेरा फिर से वही कि दो चुनौतियां हैं, एक नियम कानून की और एक आस्था से जुड़ी ये चुनौती है, हर धर्म की आस्था से जुड़ी ये चुनौती है। क्या कुछ इस पर आपकी प्रतिक्रिया? चलिए, तो संपर्क एक बार फिर से टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से लगातार कर्नाटक में हिजाब विवाद जो है वो तूल पकड़े हुए है, हाईकोर्ट इस पर आज फैसला सुनाने जा रहा है। सुबह 10:30 बजे इस पर सुनवाई होने जा रही है और जो बेंच है वो 3 जजों की ये बेंच है जो सुनवाई करेगी और उसके बाद स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर रोक लगेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुद्दा धर्म और आस्था से जुड़ा है और इसी वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती कि आस्था को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से फैसला दिया जाए। चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आशुतोष जी, आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, गेस्ट एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। आपसे सवाल मेरा था धर्म और आस्था, और आप कोई बात भी अपनी रख रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। मैंने कहा था कि जिस तरह से हिजाब के लिए एक विचारधारा के रूप में सौंपा जा रहा है वो ठीक नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में इस तरह से एक धार्मिक विचारधारा का प्रदर्शन करना, वो भी नियम विरुद्ध होकर, तो ये तो निश्चित रूप से गलत है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज देख लीजिए, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, तमाम देश हैं जहां हिजाब अनिवार्य नहीं है, वहाँ स्कूल कॉलेजेस में उसको प्रतिबंधित किया गया है। और मैं सीरिया की बात करूं 2010 में और मिस्र में 2015 में स्कूल कॉलेजेस में इसको हिजाब को बैन किया गया है। और आवश्यकता क्या है, मैं पूछना चाहता हूं, इसकी आवश्यकता क्या है? स्कूल कॉलेजेस में इसकी आवश्यकता क्या है? लेकिन मैं देखता हूं हिजाब ही नहीं, अन्य मामलों में भी कुछ कट्टरपंथी लोग इस विचारधारा को थोपना चाहते हैं। वो विशेष रूप से दिखना चाहते हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम विशेष हैं, हम अलग हैं, जबकि स्कूल कॉलेजेस में सभी छात्र समान हैं। उन्हें जो कॉलेज का ड्रेस कोड है वो मानना चाहिए। और मैं समझता हूँ हाईकोर्ट इस बात पर गंभीर रूप से विचार करेगा और निर्णय छात्रों के हित में देगा। जो सत्य है, जो सही है, वो हाईकोर्ट का निर्णय वो होना चाहिए। लेकिन आपकी बातें ये बता रही है कि आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो स्कूलों में होनी चाहिए। इसका मतलब आप बाकी छात्रों को भी रोकेंगे? आप तिलक लगाकर मत आइए, आप चेन पहनकर मत आइए, कोई भी धर्म से जुड़ा कोई भी छात्र हो उसको तो फिर इजाजत नहीं होनी चाहिए? देखिए, तिलक या जहां तक बात उसकी है, हिजाब का मतलब आप समझिए वो मुंह ढके आए, पता ही नहीं है कौन है, कौन व्यक्ति कॉलेज में प्रवेश कर रहा है, कौन व्यक्ति कॉलेज में प्रवेश नहीं कर रहा है। तमाम आपने देखा होगा कोई आतंकवादी तो हिजाब पहनकर आपके स्कूल कॉलेज में प्रवेश करेगा नहीं। इतनी तो आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है स्कूल कॉलेज की वो भी सुदृढ़ होगी। बिल्कुल सुदृढ़ होगी। आपने देखा होगा तमाम तरह के लोग ने हिजाब का दुरुपयोग किया है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया है, चोरी के लिए किया है, तमाम तरह के। आइडेंटिटी कैसे क्लियर होगी? देखिए, अगर आप ये बात कहते हैं कि आतंकी हिजाब पहन कर आते हैं तो आप यहाँ पर सरासर गलत हैं। और यहाँ बैठकर इस तरीके की बातें चौहान साहब मत करिए। एक आतंकी अगर होता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। पर ठीक है, AK-47 लेके स्कूल में प्रवेश करेंगे तो ये तो कोई बात नहीं है ना। स्कूल कॉलेजेस के नियम, वहाँ इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। बात तो वही है ना, अगर स्कूल कॉलेज में नियमों की आवश्यकता नहीं है तो नियम तो फिर सबके लिए बराबर है। नहीं, नियमों की आवश्यकता, मैं कह रहा हूँ नियमों की आवश्यकता है। ठीक है, ये जो धार्मिक विचारधारा ये नहीं होना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फरहत अली जी हमारे साथ मौजूद है। फरहत जी, आवाज आपको मिल पा रही है?
जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी एएनबी की टीम को और आपको और साथ में जो हमारे साथी बैठे हैं और जो लोग देख रहे हैं इसको, उनको होली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी जिंदगी में, जीवन में ये होली खुशियों के रंग लाए, विवाद में बचना चाहिए। लेकिन जो, क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ आपके हिजाब और नकाब को लेकर के, और मैंने ये बात कही है कि अब मुसलमानों को हिजाब और नकाब का विवाद छोड़ करके बावकार और लाजवाब बनना है। जैसे कि मैंने कहा था कि एपीजे कलाम बावकार भी थे और लाजवाब भी थे, सानिया मिर्जा बावकार भी हैं और लाजवाब भी हैं। अब रह जाता है माननीय उच्च न्यायालय का फैसला। तो लाजमी सी बात है कि जो लोग गए हैं उसमें, हमारे समुदाय के लोग, क्या वो ये सोच के गए हैं, क्या उनका ये विचार था कि भारत का जो संविधान है, जो शरीयत पे नहीं चलता, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो शरीयत पे नहीं चलता, तो क्या अगर कोर्ट फैसला दे देती है माननीय न्यायालय, तो क्या उसको मुसलमान मानेंगे? क्या वो इस्लामिक फैसला होगा? इसलिए कोई भी विवाद हो जो भारत में खड़ा हो, इस जैसा जिसको लोग तूल दे देते हैं, उसको हमें घर में बैठ के, स्कूल में बैठ के हल कर लेना चाहिए। मैं एक बात और भी कहूंगा कि अब जो है वो सब लोग क्योंकि शांत हो गए हैं, इसमें इस हिजाब और नकाब के चक्कर में मेरे हिंदुस्तान का एक युवा इसमें शहीद हो जाता है, तो उसकी जो परिवार से गुजरी होगी उससे पूछा जाए। जहां नकाब और हिजाब का अभी चौहान साहब ने जिक्र किया कि सब वो आतंकवादी मुंह ढक के आते हैं, ये आते हैं, तो लाजमी सी बात है कि अभी कोरोना चला, अभी और अन्य कहीं पर जाना होता है, तो हमारे यहाँ की मुस्लिम लड़कियां, जैसे आप भी अगर स्कूटी चलाती होंगी, तो वो भी दुपट्टे से अपना मुंह जो था वो कवर कर लिया करती थी। तो हिजाब और नकाब का मतलब ये नहीं है कि सब वो एक संप्रदाय से उसका मामला है, उसका मामला जो है वो अपनी स्किन छुपाने से भी है। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। आशुतोष जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, फिलहाल फरहत अली जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने ये बात कही और पूरी गंभीरता से ये बात कही और जिम्मेदारी के साथ, ये बड़प्पन है उनका जो वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि शरीयत पर जो कानून है, देश का संविधान है, वो नहीं चलता है। देश में संविधान है, शरीयत कानून जो है वो नहीं चलता है। और इसी के साथ उन्होंने बेपर्दा बाहिजाब की जो बात कही है वो उन्होंने कही है और बेनकाब की बात कही है। ये जो बातें हैं ये बताती हैं कि देखिए आप हिंदूवादी हैं, लेकिन मैं चौहान साहब की बातों से कहीं ना कहीं काफी असंतुष्ट हूं, क्योंकि उन्होंने ये बातें कही कि जो आतंकवादी होते हैं वो हिजाब पहन कर आते हैं, आइडेंटिटी नहीं होती है, और इस तरीके की बातें किस तरीके से आप देखते हैं दोनों की बातों को?
मैं फरहत खान भाई का धन्यवाद करूंगा और चौहान भाई को भी धन्यवाद करूंगा कि वो इस पैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं और इतने इम्पोर्टेंट मैटर के आज डिस्कस कर रहे हैं। होली का पर्व पास में आ रहा है। देश में कुछ सामाजिक दल ऐसे मुद्दों इम्पोर्टेंट मौके पर उठाने के समय से मुद्दा जो जनवरी में शुरू हुआ कुछ राज्यों में चुनाव का समय था। चुनाव प्रक्रिया को एक अच्छे तरीके से चल रही थी, उसको बिगाड़ने की कोशिश। जहाँ तक हिजाब और नकाब का सवाल फरहत अली खान भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। स्त्री अपने को छुपा करके ढक करके रखना चाहती है कि किसी की बुरी नजर उस पर ना पड़े या कोई उसको ना देखे। उसके लिए चाहे वो मुस्लिम स्त्री है या हिंदू स्त्री है, सभी अपने को मुंह को ढक करके रखती आई है। और जैसा अभी कहा कि आप अगर स्कूटी पे जा रही हैं, गर्मी का टाइम है, लू का टाइम चल रहा है, तो आप भी अपने मुंह को ढक करके चलना चाहेंगी और उसको बचा करके चलेंगी। यहाँ तक तो कोई इसमें परहेज नहीं होना चाहिए। अब आया हिजाब का सवाल स्कूल कॉलेज में शिक्षा संस्थानों में। ये मुद्दा मैं कहता हूँ कि अभी एक दिन क्यों टूल पकड़ा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। कुछ धार्मिक लोगों ने इस मुद्दे को टूल पकड़ा करके इसको पूरे देश में फैलाने की असफल प्रयास किया गया। यहाँ तक आज की आधुनिक महिला है, आज वो इन सब पुरानी रीतियों से हट करके अपने को आधुनिक महिला का रूप में पेश करना चाहती है। शिक्षा का प्रसार हो रहा है देश में, स्कूल कॉलेज संस्थान में। पहले जो लोग घर से बाहर स्कूल कॉलेज जाने के लिए चाहते थे, नहीं निकलते थे, अब वो भी महिलाएं बाहर आ रही है और पढ़ रही है। शिक्षा का प्रसार डिजिटल, आज की तारीख में कंप्यूटर का जमाना आ गया, सारे के सारे लोग डिजिटल के माध्यम से शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा देश विदेश तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय में ये हिजाब का मसला सामने है। न्यायाधीश की पीठ इस मसले पर बड़ा सोच समझ करके अपना विचार देगी, जो सभी को मान्य होना चाहिए। शिक्षा संस्थान में जब जाते हैं, शिक्षा संस्थान की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। स्कूल में अगर आप जा रहे हैं, स्कूल की एक यूनिफॉर्म है जिसका मान मर्यादा को हमें सभी को सम्मान करना चाहिए। आप जहाँ तक हिजाब का सवाल है, अगर आपका मजहब कहता है हिजाब मुझे अपना पहन कर के आना है, स्कूल के गेट तक आप पहन के आइए, उसको निकाल के रख लीजिए। स्कूल में जब आप अंदर आ रहे हैं तो आप साधारण छात्र की तरह सामने आइए। इसमें तो कोई हज नहीं है, इसमें कोई किसी को हज नहीं होना चाहिए। हम आपके किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। शिक्षा संस्थान स्वायत्त है अपने स्कूल की, अपने संस्थान की यूनिफॉर्म को डिसाइड करने के लिए। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हम शिक्षा संस्थान में किस लिए जा रहे हैं? वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आपसी प्रेम और अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसको जितनी जल्दी हम लोग समझेंगे, देश की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। हम सब के लिए धर्म से, जात पात से सबसे बढ़कर के सबसे पहले सर्वोपरि देश है। अगर देश है तो हम हैं, हम है तो हमारा धर्म है, हमारा धर्म जाति पाति है, सब कुछ है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हो रहा है, बढ़ रहा है, छात्र इस तरफ काफी जागरूक हुए, लेकिन फिर भी कुछ धार्मिक संस्थान हैं, इन चीज को बढ़ावा देकर के आंख में घी डालने का काम करते हैं। उनको ये सब चीजें रोक करके देश की उन्नति के लिए एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। देखिए कितना भीषण युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। बड़ी शक्तियों ने यूक्रेन को आगे झोंक करके, आग में झोंक करके पीछे हट गए। पहले कहा कि हम आपका साथ देंगे और अब सारे किनारे पे खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, ये इसी तरह के लोग हैं, इस तरह के मुद्दों को उछाल करके, टाइम पे उछाल करके और अपने हाथ देखते हैं, अपना वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ सभी युवा वर्ग को इस सब से उठ करके देश को सर्वोपरि मान करके देश विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। मैं फरहत अली खान भाई का बहुत अंतःस्थल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर अपने विचार प्रकट करे और उन्होंने भी यही कहा। मैं उनसे सहमत हूँ कि धर्म और इस जात पात से सबसे बढ़ करके हमारे लिए देश सर्वोपरि है। होली का पर्व आ रहा है, होली की शुभकामना है और सब लोग एकजुट करके अपने राष्ट्र नेता का साथ दें और देश को उन्नति के पथ में अग्रसर करने में सहयोग। बिल्कुल चौहान साहब, बातें आपने सुन ली होगी फरहत अली साहब की भी और आशुतोष जी की भी, तो थोड़ा सा गंभीरता इन बातों पर भी दिखाइए। कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होती, वो तो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी उससे हो। ठीक है, लौटूंगी मैं आशुतोष जी आपके पास। चौहान साहब।
जी, मैंने पूरी गंभीरता के साथ आप सब लोगों की बातें सुनी, बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें किसी भी तरह हमें जो भी धार्मिक आजादी है, हमारी जो भी धार्मिक मान्यता है, वो अपने तक सीमित रखनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में इनका कोई महत्व नहीं है। वहां सबके लिए जो नियम है वो सबके लिए हैं, एक समान है, और वहां हम शिक्षण कार्य के लिए जा रहे हैं। हम कोई धार्मिक मान्यता थोपने नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे में कुछ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या अन्य लोग इस तरह से कूदे और उनके समर्थन में आए, जबकि उन्हें एक जो सही बात थी वो करनी चाहिए थी, लेकिन सही बात ना करते हुए उन्होंने उसे धार्मिक रंग दिया। तमाम ऐसे मुद्दे देश में इससे पहले हुए, हिजाब विवाद से पहले भी तमाम मुद्दे हुए, सीए हुआ या अन्य ऐसे मुद्दे थे जहां कुछ ना कुछ गलत तरीके से आके अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपनी विचारधारा थोपनी है। ये मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत में सभी धर्मों को अपना मानने का अधिकार है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है यहां पर। लेकिन आप चले जाइए इस्लामिक जितने भी देश हैं वहां चले जाइए, वहां किसी भी विद्यालय में बुर्का या नकाब अनिवार्य नहीं है। तो ये यहां करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? चलिए, कुछ लोगों ने गलती की या कुछ छात्रों ने किसी भी वजह से कुछ गलती की, लेकिन उस गलती के साथ अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उनसे ज्यादा गलत हैं। मैं सहमत हूं, हमारे जो साथी मेहमान जुड़े हुए हैं इनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। इन्होंने कहा और बड़ी सटीक तरीके से बात रखी, इस शिक्षण संस्थान है, यहाँ शिक्षा कार्य होता है, यहाँ किसी भी धार्मिक इस तरह की क्रियाकलाप को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बुर्का को, किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। जो यहाँ ड्रेस कोड है उसे सबको फॉलो करना चाहिए, जो यहाँ नियम है सबको मान्य होने चाहिए। ठीक है, मैं इसके बीच में आपसे इतना मैं आशुतोष जी लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिजाब विवाद जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी पर आज सुनवाई है और सुनवाई शुरू भी हो गई है। इस पर कुछ फैसला जो है वो भी कुछ इस समय में आ जाएगा, उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं लौटूंगी फरद साहब आपके पास। फिलहाल आशुतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे चौहान साहब की बातों में। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस विषय को तूल देने की कोशिश करती हैं। धार्मिक वर्ग को ऐसे समय हैं कि जब देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करने जाती है, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को उठा करके। इकबाल का शेर याद आता है, मोहम्मद इकबाल ने कहा था कुछ समय पहले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम हिंदुस्तान हमारा। सब चीजों से छोड़ के जात पात धर्म सबको छोड़ के सबसे पहले हमें अपने देश का देश हित सर्वोपरि मान करके हमें देश को उन्नति के स्तर पर ले जाना चाहिए। आज हम दूसरे देशों को देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी महान शक्तियां छोटे देशों को युद्ध की आग में झोंक करके कैसे तमाशा देखती हैं। बड़ी शक्तियों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि छोटे दो लोगों को आपस में लड़वा करके अपना तमाशा देखें और अपने हथियारों को इनको बेचा जाए। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा।
माफ करना, आज कोई किसी को पानी मुफ्त में नहीं पिला रहा, तो आपको इतने महंगे महंगे हथियार क्यों दिए जाते हैं? हमारे पड़ोसी देश को जो कर्ज में इस तरह से डुबो दिया जा रहा है, इसलिए उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, लेकिन हथियार लेने के लिए वो उनके पास पहुंचा देते हैं। वो हथियार घूम फिर करके कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं, और वही हथियार आतंकवादी लोग यहाँ पे अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं फिर भी कहूँगा, हिजाब, नकाब, ये सब चीजें बहुत पीछे छूट गई हैं। आज युवा वर्ग उन्नति के पथ पे आगे बढ़ना चाहता है, अपने आप को समृद्ध बनाना चाहता है, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहता है। पहले एक टाइम था, हम स्कूल में पढ़ते थे, माता पिता से हमको 2 पैसे खर्चे के लिए मिलते थे, तो हम 2 पैसे के लिए 2 पैसे का हमने क्या क्या करना है। आज युवा वर्ग स्वायत्त होता जा रहा है, इंडिपेंडेंस आती जा रही है, पैसा खुद कमा रहे हैं और अपना फैसला खुद लेने में सक्षम है। तो ये सब मैंने देखा है कि जो इस तरह के मुद्दे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अस्तित्व को बचा के रखने के लिए, अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे प्राचीनतम पार्टी अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आशुतोष जी आपके पास, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपसे, एक बार फिर से इसी बात पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अली साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपने खुद ये बात कबूल की है और कहा आपने कि देश संविधान से चलता है, शरीयत कानून से नहीं चलता, ये बात आप खुद मानते हैं, लेकिन आखिर बच्चों में इतनी कट्टरपंथी क्यों? क्योंकि आप देखें किस तरीके से वहां पर छात्राओं के मन में जो एक वाद विवाद इस समय पनपा हुआ है अपने धर्म को लेकर, ये आखिर कहां से आता है? इसका इजाद कहां से हुआ? आप इस बारे में क्या मानते हैं? जो मुसलमान है, जिसका ईमान सालिम वो ये जानता है कि नबी की हदीस थी कि इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों न जाना पड़े। ये मुस्तनद हदीस है। चीन, सऊदी अरब वाले उस वक्त सोच नहीं सकते थे कि चीन है कहाँ पर, लेकिन चीन में इल्म था, इसलिए नबी ने कहा। जब अल्लाह पाक ने कुरान उतारा, जिसको हम अल्लाह का कलाम कहते हैं, तो उन्होंने नबी को जो पहला शब्द बोला था, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी, पढ़ो उस रब का नाम लेकर के। तो जब अल्लाह नबी हमें पढ़ने की हिदायत दे रहा है, हमें कहीं ना कहीं ऐसी ये बात बिल्कुल पाबंद नहीं कर रहा है कि नकाब होगा, हिजाब होगा या कोई ड्रेस जो दीन के हिसाब से है वो होगा, तो पढ़ाई पे तवज्जो दे रहा है, तो हम पढ़ाई से भटक क्यों रहे हैं? दूसरी बात कि इतनी बढ़िया डिबेट आपके चैनल पर होती है, मुसलमानों को मैं संदेश नहीं दूंगा बल्कि उनसे इल्तिजा निवेदन करूंगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो हम लोगों को बदनाम करने की साजिशें रखता है, साजिश वो रखता है, शिकारियां हमारी छोटी बहन बच्ची हो जाती है, उसी साजिश का शिकार उवैसी हो जाते हैं, उसी साजिश का शिकार जमातुल उलमाए हिंद हो जाते हैं कि उस बच्ची को शाबाशी देते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ इस बात पे शाबाशी नहीं देना थी, इस बात के लिए उसको शाबाशी देना थी कि तुम IAS बनो, तुम PCS बनो, तुम कौमी खिलाड़ी बनो। तो लाजमी सी बात है कि हम आपकी पढ़ाई में, आपकी और सहूलतों में आपकी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ के भी कुछ लोग जो धर्म को इस तरीके से पद पाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। अब ये जो विवाद है, इस पर हाईकोर्ट की ओर से फैसला भी सामने आ चुका है और इसी पर चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। चौहान साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये जो हाईकोर्ट, क्योंकि जिस पर हम बात कर रहे हैं, मैं लौटूंगी अली साहब आपके पास, इस पर हम बात कर रहे हैं और इसी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला भी सुना दिया है कि यूनिफॉर्म अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो हिजाब है वो इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है। इस पर मैं अली साहब से पहले छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, उसके बाद चौहान साहब आपके पास आऊंगे। अली साहब 30 सेकंड में आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें। जी बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूं कर्नाटक हाई कोर्ट का, और मैं मानता हूं कि जो शिक्षा है उसकी जीत हुई है। और मैंने पहले ही कहा था कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है हिजाब, इस्लाम का हिस्सा शिक्षा है, तालीम है, इल्म है। और बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय को और पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद देता हूं कि एक बार फिर से इल्म जीता है, शिक्षा का हक में फैसला आया है और तालीम जीती। बिल्कुल, तालीम जीती है और शिक्षा के हक में फैसला आया है, ये अली साहब कह रहे हैं। चौहान साहब।
चौहान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। आशुतोष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल आपसे भी छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। हिजाब विवाद पर देखिए, जो फैसला आया है उस पर खुद अली साहब ने इसका स्वागत किया है। और ये देखिए, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर मुस्लिम इस तरीके का नहीं होता, हर जो कट्टरपंथी होती है मुस्लिम्स में, हर शख्स ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे सोच के शख्सियत हैं फरहत अली साहब, जिन्होंने ये तमाम बातें कबूल की और फैसले का स्वागत भी किया। मैंने शुरू में कहा, फरहत अली भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनकी भावना की बहुत कदर करता हूँ। कुछ कट्टरपंथी, और मैं स्पष्ट कह दूं, दबा के क्या कहूँ, खुलकर की कह दूं, कुछ कट्टरपंथी इस्लाम धर्म में इन छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बना करके देश में आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ करके फूट पैदा करना चाहते हैं। और उनकी फंडिंग शायद बाहर से भी होती है, इस विषय में कहा जाए, सोचा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि कोई अपने आप नहीं करता जब तक उसको पीछे से सपोर्ट ना मिले। और कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला जो आया बहुत अच्छा है, इस सबका हमको सम्मान करना चाहिए। और युवा पीढ़ी की जो कन्याएं बालिकाएं जो शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती हैं, उनको इन छोटी छोटी चीजों से बढ़ करके हट करके अपने भविष्य की तरफ सुधार होने की तरफ देखना चाहिए। हम अपने भविष्य को कैसे उन्नत बना सकें। अगर आप हिजाब ही पहन करके घूमते रहेंगे तो कहाँ शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करेंगे, कहाँ कार्य आपको जॉब से जो रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अगर रोजगार के अवसर पर आपको हिजाब पहनने की मनाही है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आप इन सब छोटी चीजों को छोड़ करके अपने भविष्य की तरफ देखिए। आपको लड़वाने के लिए बहुत से लोग हैं जो आपको आपस में भिड़वाने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इनको तूल देने में पीछे कसर नहीं छोड़ती, और कुछ कट्टरपंथी लोग, मजहब के लोग जो है वो भी इन चीजों को बहुत बढ़ावा देते हैं। दिल्ली में भी 2 वर्ष पूर्व जब राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, इसी तरह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन युवा वर्ग जो है अपना दिग्भ्रमित हो गया है, रास्ते से पथ से भटक गए हैं। उनको अच्छे रास्ते में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने भविष्य को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक तक प्रण लेना चाहिए। इससे हम अपना भी विकास करेंगे, आर्थिक विकास होगा, देश का विकास होगा और सभी का विकास होगा। हम इन छोटी छोटी चीजों को अब तूल देने का समय नहीं रह गया, हमें अपने भविष्य की तरफ देखना। ठीक है, भविष्य की तरफ हमें देखना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आशुतोष जी आपके पास, मेरे पास समय मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा फैसला किया है और इसका ठीक है, समय की भी कमी है। चौहान साहब, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, फैसला आ गया है कर्नाटक हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा कि जो छात्र हैं वो स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप इस फैसले का किस तरीके से स्वागत करते हैं? जी, आप बात रखिए, आपकी आवाज मिल पा रही है। जी, चलिए, चौहान साहब, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।